नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो दोस्त? सभी बिल्कुल अच्छे हैं। चलिए, आज हमारी है परसेंटेज की क्लास नंबर 4। पिछले 3 क्लासेस में हमने परसेंटेज के बेसिक भी सीखा है और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। शायद हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज चौथी क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर है 16। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए? लगभग में बताना है। 4 ऑप्शन है, 7.2, 6.5, 9.5 और 8.7। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं कि डीजल की जो कीमत है वो उसमें 26% की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले कीमत अगर 100 रुपये थी तो 26% बढ़ने के बाद अब कितना हो गया डीजल की कीमत? 126। जैसे ही उसके रेट बढ़े तो वो क्या करेगा? अपनी क्षमता के अनुसार अपना थोड़ा बहुत खर्च बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो केवल और केवल क्या कर सकता है? 15% ही खर्च बढ़ा पाता है। तो मान लेते हैं कि उसका पहला खर्च भी 100 ही था। अब 100 ही खर्च में से अगर वो 15% खर्च बढ़ाएगा तो यानी कि अब वो खर्च कितना कर पाएगा? 115 रुपये। भाई 115 रुपये खर्च कर पाएगा, जबकि खर्च करने कितने चाहिए? 126 रुपये, है कि नहीं? अगर सेम चीज़ें खरीदनी है, कितने कम करने पड़ेगा उसे खर्च? अपना खर्च कितना कम करना पड़ेगा? भाई खपत थी उसकी 126 रुपये की, लेकिन अब खपत कितने कर पा रहा है? केवल 115 रुपये की। तो कितने की कमी हो गई? 11 रुपये की कमी। 11 रुपये की ये कमी है कितने पे? 126 पे। 100 पे कितनी? यही परसेंटेज आएगा। लगभग में बताना है। तो या तो आप यहाँ पे क्या करो भाई, काटा पीटी कर लो, या फिर एक बात मुझे बताओ, हमें निकालना है 126 का 11%। 126 का जो 10% होगा वो 12.6 होगा, है कि नहीं? पहले तो बात, मेरा आंसर 10% से छोटा आना चाहिए। अब आंसर जो है वो 7.2, 8.7, सारे के सारे ही आंसर क्या है? 10% से छोटे हैं। 7.2, 8.7, 6.5 और 9.5 ये ऑप्शन है। अब अगर 126 का मुझे 9% निकालना है तो इसमें से क्या करो? 1.26 और घटा दो। भाई 10% में से 1% घटा देंगे तो 9% आएगा, है कि नहीं? तो कितना बचेगा? 11.4। यानी कि मेरा आंसर जो आएगा वो 9% से थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा। 9% से थोड़ा सा बड़ा क्या है भाई? एक ही ऑप्शन है, 9% से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो 9% से 9% से थोड़ा छोटा आना चाहिए। 11.4 आया ना, 9% की वैल्यू है 11.4, तो आंसर 9% से थोड़ा छोटा आएगा। थोड़ा छोटा एक ही ऑप्शन है 8.7, तो ये लगभग में आ जाएगा 8.7%। ठीक है, आपको पूरा करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन जितना हो सके उतना बचिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को एवरी साइड को 17% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? ठीक है, वैसे तो अगर किसी भी स्क्वायर की एवरी साइड को हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी होते हैं। इसका जो क्षेत्रफल में कमी आएगी वो आएगी 2x माइनस 100 स्क्वायर बाई 100, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 की कमी। तो 17% की कमी है, तो आ जाएगा 17 दूनी 34 और 34% माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है, 34% और 17 का इसका होता है 289। 289 को 100% से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो आएगा 2.89। 34% माइनस 2.89 ये घटा लीजिए तो आएगा 31.11। 31.11% की क्या होगी? कमी हो जाएगी उस स्क्वायर के एरिया में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शायद यहाँ तक दिख रहा होगा नहीं, लेकिन छोटा ही क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10।
कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज़्यादा है, यानी कि बी का वेतन अगर 10 यूनिट है तो ए का वेतन कितना है 13 यूनिट। अब बस ये तो पूछा है कि ए का वेतन बी का वेतन है ना, पूछा क्या है कि ये बताओ कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो कितना कम है भाई, 3 ही कम है। 3 की कमी कितने पे 13 पे, 100 पे कितनी, यहाँ से परसेंटेज निकालोगे तो आ जाएगा। वैसे भी 3/13 आपको याद करा रखा है। यहाँ मेरे पास ऑप्शन में है 17.5, 25, 19.7 है ना, और 23.1। 300 को 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26 और 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितना है 23.1 है। 23 के समथिंग एक ही ऑप्शन है 23.1%। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए भैया आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, वह पारिवारिक खर्च ई, कर टी, दान सी में व्यय करता है और शेष राशि बचा लेता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है। कोई व्यक्ति मंथली 50,000 रुपये कमाता है और वो इस 50,000 रुपये क्या करता है, वो इसे 3 जगह खर्च करता है, ई, टी और सी में। इस 50,000 रुपये को ई, टी और सी 3 जगह खर्च करता है। फिर आगे कह रहा है क्या, और शेष राशि बचा भी लेता है। इसमें से कुछ बचाता भी है, कुछ सेविंग्स भी है उसकी। फिर कहा गया कि ई का 60% टी है और ई का 20% सी। ई आय का 60% है कि नहीं, और टी ई का 20% है और सी टी का 15% है। ठीक है, कह रहा है कि 50,000 जो है ना, 50,000 इनकम है और ई जो है इसका 60% है। 60%, 60%, 50,000 का 60% कितना आएगा 30,000। फिर आगे कहा गया क्या कि टी जो है वो ई का 20% है। ई का 20% है टी, इसका 20% क्या है टी है। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 6,000। और फिर आगे कहा गया है क्या कि सी जो है वो टी का 15% है। टी का 15% है सी, ये कितना आएगा, ये आएगा 900। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 50,000 में से 30,000 और 36,000 और 900, 36,900 खर्च हो गए तो सेविंग्स कितनी आई बताइए। 50,000 में से अगर 36,900 खर्च हो गए तो सेविंग्स कितनी आई 37,000 और ये आगे 13,100 रुपये सेविंग्स हो गई 13,100 रुपये की। अब कुछ बदल दिया गया है। चलिए पहली कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर आगे कह रहा है क्या कि जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसकी आय 40% बढ़ गई। अब 50,000 का 40% की वृद्धि का मतलब क्या है कि इसका 7/5 होगी। इनकम कितनी होगी 7/5, यानी कि अब इनकम हो चुकी है 70,000। अब इनकम है 70,000। आय बढ़ने के साथ ही ई का परसेंटेज पूर्ववत रहने दिया, यानी कि अब भी वो क्या करता है ई पे तो 60% खर्च कर रहा है। ई पे खर्च कर रहा है 60%। अब 70,000 का 60% कितना आएगा, ये आएगा 42,000।
फिर आगे का आ गया क्या, लेकिन टी जो है वो ई का 30% हो गया। टी पे खर्च कर रहा है वो ई के 30%, 30%। ठीक है, तो 42,000 का 30% लेंगे, ये कितना आएगा भाई, 4 तिया 12, 120 और 2 तिये 6, ये आ जाएगा 12,600। फिर आगे कहा गया क्या, सी टी का 20% कर दिया गया। सी पे खर्च है टी का 20%, 20%। सी पे खर्च कितना है, टी का 20%। अब 20% निकालेंगे कितना आएगा, 12 दूनी 24, 240 और ये आ गया 2520। इतना ही आएगा भाई, 0 2 से 12, हाँ इतना आएगा 2520 रुपये। अब सेविंग्स कितनी होगी, अब हमें सेविंग्स बता दीजिए, सेविंग्स कितनी है। 42,000 और 12,600, 42 और 12 54,000, 54,600 में 2,520 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54,000, 56,600 और ये हो गया 57,120 रुपये। 70,000 में से अगर 57,120 निकाल देंगे, 57,120 रुपये खर्च कर चुके हैं। 70,000 में से अगर 57,120 रुपये खर्च हो गया तो बचा कितना है भाई, 70 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12,000 और 1,000 में से 120 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 880। अब सेविंग्स कितनी है, 12,880 और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस। तो निकाल सकते हैं, बताओ भाई। 13,100 में से 12,880 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 1,100 में से अब 880 घटा दो, 220 रुपये। डिफरेंस कितना आएगा, 220 रुपये। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैंने यूनिट मान के इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे परसेंटेज के बाद फिर आगे परसेंटेज भी निकालना है, वरना आप चाहो तो यहाँ 100 और 140 मान के भी कर सकते हो, तब भी हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि वर्तमान में चावल को 29 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचे जाते हैं। पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये पर केजी था। तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च क्या रहे, समान रहे। देखो, अभी जो रेट बढ़ा है वो 25 से 29 हुआ है। तो जब भी एक्सपेंडिचर सेम होगा तो जिस रेशियो में हमारा क्या बढ़ा है, इनकम, जिस रेशियो में हमारा मूल्य बढ़ा है, उसी रेशियो में हमें क्या करना पड़ता है, उसके रिवर्स रेशियो में खपत में कमी करनी पड़ती है। अगर हमारा क्या है, खर्च समान है, अगर 25 से 29 हो गया मूल्य, तो 29 से 25 करना पड़ेगा हमें, कितना, 29 से 25 हमें अपनी खपत करनी पड़ेगी, तभी हमारा क्या रहेगा, तभी हमारा खर्च जो है वो सेम रहेगा। भाई देखो, अगर 25 रुपये के हिसाब से तुम 29 यूनिट सामान लाओगे तब भी खर्च कितना होगा, 25 गुना 29, और 29 रुपये के हिसाब से अब 25 यूनिट सामान लेकर आओगे तब भी खर्च कितना होगा, 29 गुना 25। तो यहाँ पे ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट है कि जिस रेशियो में हमारा क्या होता है, मूल्य होता है, उसके रिवर्स रेशियो में अपने खपत में कमी करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा क्या रहे, खर्च समान रहे। तो अब बता भाई, खपत पे कितने कमी हुई, 4 की कमी। 4 की कमी कितने पे, 29 पे। 100 पे कितनी, यहाँ भी क्या आएगा, लगभग में आएगा। या तो आप 400 को 29 से भाग दे लो, या फिर और तरीके देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस में 14, 15, 12 और 13 है। ठीक है, लगभग में बताना है तो आप कर ही लो।
क्योंकि सब कुछ सभी क्या है आसपास, या 14, 15, 12, 13। ठीक है 400 को 29 से भाग देना है, तो 29 से कम 29 चल गया, 29 से कम 29, 11 बचा। ठीक है 110, 29 15 ज़्यादा हो जाएगा, 29 30 चलेगा, तो 13 पॉइंट समथिंग यानी कि 14 के आसपास आएगा, 14%। सिंपल ही क्वेश्चन है। नियत तिथि से पूर्व घर के रेंट का भुगतान करने पर एक बिल राशि पर 12% की छूट दी जाती है। यदि एक व्यक्ति को 2100 रुपये की छूट मिली है तो भुगतान की गई राशि हमें बताना है कितनी है ना। ग्रह की कुल राशि बतानी है, कुल राशि कितनी है भाई। 12% की छूट मिलती है, यानी कि 12% की वैल्यू है 2100 रुपये। टोटल कर की राशि कितनी होगी 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपके पास दो तरीका है, या तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो 2100/12, फिर आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं कैलकुलेशन आसान कर लेता हूँ, मुझे जो कट्टा दिख रहा है सिर्फ वो काट लेता हूँ। जैसे कि 3 से कट्टा दिख रहा है ना भाई, 3 चौक 12, 3 से 21, तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 4% की वैल्यू आ गई 700 रुपये। अब 4% 100 का कितना है 25 गुना, तो बस इधर 7 से भी क्या करो 25 गुना कर दो। 700 का 25 गुना करेंगे कितना आएगा, 25 से 175, 17,500 रुपये। ये आंसर हो गया है ना भाई। मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे 4 से 100 पे जाना आसान है, 12 से 100 पे आना मुश्किल है थोड़ा, तो दोनों तरफ मैंने 3 से काट दिया, कैलकुलेशन आसान हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 19 कराया है। बस कुछ नहीं पूछा, पिछली बार दोनों की बचत का डिफरेंस पूछा था, अब की बार दोनों की बचत का रेशियो पूछा है, और कुछ नहीं पूछा है। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उसे, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में कहा है क्या कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए और साथ ही उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, बताइए। इनकम क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की आय है 100%, उसमें से जो खर्च करता है वो 75% खर्च करता है, 75%। बचाएगा कितना, ये 100 रुपये में से अगर 75 रुपये खर्च कर देगा तो बचाएगा 25 रुपये। फिर आगे कहा गया कि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो गई। इनकम जो बढ़ी है वो बढ़ी है 28 रुपये। इनकम कितनी बढ़ गई 28 रुपये, साथ ही साथ उसने खर्च भी बढ़ा लिया। खर्च कितना बढ़ाया 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि उसने खर्च कितना बढ़ाया भाई 15 रुपये। 75 का 20% तो 15 आएगा। अब केवल बड़े बड़े बात करते हैं भाई, जो इनकम बढ़ी है वो बढ़ी है 28 रुपये, इन 28 में से ही तो ये 15 रुपये खर्च हुए होंगे भाई। जब इनकम बढ़ी तभी तो खर्च बढ़ा है। 28 में से उसने 15 रुपये खर्च कर दिए, तो अब भी कितने बचे हैं 13 रुपये अभी बचे होंगे उसके पास, यानी कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ी 13 रुपये। अब परसेंट में पूछा है भाई, अगर 25 पे 13 की वृद्धि हुई है तो 100 रुपये कितनी होगी, 25 का 4 गुना 100 है, तो 13 का भी क्या हो जाएगा 4 गुना, 13 चौका 52%। 52% क्या हुआ है, उसकी सेविंग्स बढ़ गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। में कह रहा है कि किसी एक कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं, और इन वर्गों की
इन वर्गों में जो 5% हैं वो 20, 30, 35, 40 और 100% है। तो हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि पूरी कक्षा की उत्तीर्ण परसेंटेज क्या है। देखो, जब भी हमें परसेंटेज चाहिए ना, तो आप क्या करो, रेशियो ले लो, रेशियो से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ है 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र है, तो मैं यहाँ पे इनका रेशियो ले लेता हूँ। तो कितना आएगा, 5, 6, 8, 9 और 12 आ जाएगा रेशियो। 25, 30, 40, 45, 60 का 5 से काट देंगे, 5 5 25, 5 6 30, 5 40, 5 9 45 और 12 5 60। 5 क्लासेज हैं, हर क्लास में हमारे तक 5 मिनट बच्चा है। 6, 8, 9 और 12, टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल बच्चे कितना होंगे, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 12 और 8 20, 20 और 20 कुल बच्चे हो गए 40 मिनट। अब इनमें से टोटल पास देख लेंगे कितने हुए हैं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है क्या कि इन वर्गों में से 20%, 30%, 35%, 40% और 100% बच्चा पास हुआ है। यानी पहले सेक्शन में से केवल 20% बच्चा पास हुआ है। 20%, 5 का 1/5 कितना आएगा, यानी कि एक ही बच्चा पास हुआ। अगले सेक्शन में से 30% बच्चा पास हुआ है। 30% बच्चा पास हुआ है। 6 का 30% कितना आएगा, 1.8 मिनट बच्चे पास हुए हैं। फिर आगे कितना है भाई, कहाँ गया, ये रहा। आगे हुआ 35, 40 और 100%। यहाँ हुआ है 35% बच्चा पास। और यहाँ हुआ है 40%। यहाँ से पूरा 100% बच्चा पास हुआ है, यानी कि यहाँ से 12 के 12 बच्चे पास हुए हैं। 9 का 40% आएगा 3.6। 8 का 35% निकाल लो कितना आएगा। ठीक है भाई, 35% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 7/20। तो 8 का 7/20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 2.8 मिनट बच्चे पास। तो कुल बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए हैं टोटल, जोड़ लेते हैं। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22, हासिल को 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 और 1 2। तो 40 बच्चे में से टोटल 21.2% बच्चा पास हुआ है। 21.2 यूनिट बच्चे पास हुए हैं। 40 में से 21.2 यूनिट बच्चे पास हुए हैं। परसेंटेज पूछा है तो 100 पे कितने, ये निकाल देंगे, हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा और पॉइंट से ही एक 0 भी कट जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, 4 से डायरेक्ट भाग कर लो। देखो यह 212, 200 + 12, 4 से 200 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 50, और 12 को अलग से भाग करेंगे 3, 50 और 3 53%। ठीक है, नोट करो, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, फिर 50% की कमी, फिर से 15% की वृद्धि और उसके बाद 20% की कमी की गई है, तो संख्या में कुल होने वाली वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो किसी संख्या में पहले क्या किया, 40% की वृद्धि की गई। 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कि पहले अगर संख्या 5 थी तो अब 7 कर दी गई है। उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर 25% की कमी की गई है, यानी कि फिर वो 4 से 3 कर दी गई। फिर आगे क्या किया गया, 15% की फिर से वृद्धि की गई, यानी कि 20 से 23 किया गया। और फिर क्या किया गया, उसमें 20% की कमी कर दी गई, यानी कि 5 से 4 की गई है। ठीक है, अब बस इन रेशियो को, ये सक्सेसिव रेशियो है, इन रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। तिरछे जो कुछ कटता काट देते हैं, 4 से 4 कट रहा है
और कुछ तो कटेगा नहीं। तो पंजे पंजे 25 दूनी 50, यानी कि संख्या जो 500 से कितनी हो गई भाई, 500 से 7 ते 21 और 21 की गुणा करेंगे 23 में, 21 ते 63, 6, 21 दूनी 42 और 6 48, यानी कि संख्या क्या हो गई, 500 से 483 हुई है। पहले तो बात कमी हुई है, तो इंक्रीज वाले जितने भी ऑप्शन होंगे वैसे ही कट गए, है कि नहीं। इंक्रीज वाले तो जितने ऑप्शन है वो कट गए। 4 ऑप्शन है, 2 इंक्रीज के 2 डिक्रीज के, तो केवल और केवल डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज में भी 2 ऑप्शन है, एक 7.2 एक 3.4, एक 7.2% का डिक्रीज या 3.4% का डिक्रीज। ठीक है, अब आप बताइए भाई, कोई संख्या अगर 500 से 483 हुई है तो कितने का डिक्रीज हुआ है, कितने का डिक्रीज हुआ, 17 का। अब 500 का 1% क्या होता है, 500 का 1% होता है 5 ही आएगा। ये 5 का कितना गुना है, 3 गुने से ऊपर ही तो है, 3 गुने से ऊपर है भाई। 5 का 7 गुना तो नहीं है, 5 का 3 गुना ही आएगा लगभग, 3 से थोड़ा ज़्यादा, तो आंसर 3.4% चलेगा। तो 3.4% का डिक्रीज है, डिक्रीज। ऑप्शन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा 26 था क्या, 25 करा देगा हमने, अच्छा 26 ही करा दिया है, 25 बोल के, सॉरी ये 26 था, 25 तो अब देखेंगे। 25 में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताइए किस किस के बीच होगी। ऑप्शन है 6 से 10, 11 से 15, 0 से 5, 16 से 20, इनके बीच बताना है। बीच में बताना है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है भाई। 400 का 25% यानी कि 100 प्लस 1260 का 35%, 1260 का निकालना है 35%, 35% यानी कि 7/20। आप क्या करो, काट लो, काटेंगे 2 6 12, 2 3 6, 7 3 21, 7 6 42, 420 और 21, ये कितना आ गया 441। प्लस 1800 का 27%, 18 गुना 27, 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, कितना आएगा 18 दूनी, है ना, 18 दूनी 36, 307 और 18 7 126, 360 और 126, 486 बराबर, अगर 1020 प्लस एक्स है, बराबर है 1020 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, सबको जोड़ो और 1020 से घटा दो, 100 और 441, 541, 541, 500 और 400 900, 900, 6 और 1 7, 8 और 4 12, 1027, 1027 में से 1020 घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। लेकिन इसमें ऑप्शन में ये दिया नहीं, ऑप्शन में ये नहीं दिया, ऑप्शन दिया है कि एक्स की वैल्यू किसके बीच है, 6 से 10, 11 से 15, 0 से 5, 16 से 20, तो किसके बीच आ रही है ये, एक्स की वैल्यू आएगी 6 to 10 के बीच। भाई 7 कहाँ पड़ेगा, 6 से 10 के बीच ही तो पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। में कहा गया कि x का 49% y है, तो 50 का y परसेंट, 50 का y परसेंट क्या होगा, x की फॉर्मेट में बताना है भाई। x का 49% y है, ये हमें कहा है, और हमें बताना है 50 का y परसेंट, 50 का y परसेंट कितना होगा, केवल ये बताना है। तो ये x की फॉर्म में बताना है, तो y की जगह बस ये रख दो आप,
वाई की जगह क्या रख दो आप, वाई की जगह आप क्या रख दो, वाई की जगह रख दो एक्स का 49%। बस इतना आ जाएगा एक्स के फॉर्मेट में। एक्स के फॉर्मेट में करेंगे तो कितना आएगा, 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे तो आएगा एक्स का 24.5%। ये आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी 27 तक हो गया, नोट करो फिर आगे देखते हैं। 30 तक तो करा ही देंगे आज। चालू तो है गाना। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% जोड़ दिया जाए, 60% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो नई जो फ्रैक्शन बनती है वो 16/63 है। पुराने वाली फ्रैक्शन बतानी है क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है। मान लेते हैं कि एक भिन्न है a/b, अंश को बढ़ाया गया है 60%। किसी भी चीज़ को 60% बढ़ाओगे तो खुद की कितनी हो जाएगी, 160%। ऐसे ही हर को 40% बढ़ाया गया है और इस तरीके से अब जो नई भिन्न बनी है वो बनी है 16/63। ठीक है, बस यहाँ से a/b ही निकालना है, पुरानी फ्रैक्शन निकालनी है। कोई इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। 0 और परसेंटेज से 0 और परसेंटेज कट गया, 16 से 16 कट गया, 7 9 63, 7 दूनी 14, ये 2 ऊपर जाएगा तो a/b की वैल्यू आएगी 2/9। सिंपली क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कहा गया है, एक हाथ की लंबाई को 12% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 8% कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव बताइए क्या होगा। देखो, एक चीज़ ज़्यादा बढ़ाई गई है और दूसरी चीज़ कम की गई है तो इसका मतलब 100% इंक्रीज़ होगा। भाई बढ़ाया तो 12% गया है और कम केवल 8% किया गया है तो इसका मतलब हमारा जो नेट एरिया आएगा वो इंक्रीज़ वाला आएगा, डिक्रीज़ वाला आएगा ही नहीं। ज़्यादा बढ़ाया गया है ना तो इंक्रीज़ वाला आंसर आएगा। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए डिक्रीज़ के, 2 ऑप्शन में इंक्रीज़ है और ऑप्शन हमारे पास ये है, एक 3.04, एक है 2.6। इन दोनों में से कोई एक आंसर है इंक्रीज़ वाला। चलो पहले हम फ्रैक्शन से करके देख लेते हैं, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा। भाई किसी भी रेक्टेंगुलर का आप अगर एरिया निकालते हो तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या था है एरिया। कहा गया है कि लंबाई को 25 कितना 12%, लंबाई को 12% बढ़ाया गया है। 12% की फ्रैक्शन 3/25 यानी कि लंबाई की गई है 25 से 28 और चौड़ाई को 8% घटाया गया है। 8% की फ्रैक्शन 2/25, चौड़ाई को किया गया है 25 से 23। तो एरिया में क्या एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, अगर पहले एरिया 25 625 स्क्वायर मीटर था तो अब एरिया कितना होगा, अब होगा 28 गुना 23। ठीक है, ये बड़ा ही आएगा, 28 गुना 23 बड़ा ही आएगा 625 से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। देखो भाई मुझे पता है कि मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक होना है तो कितने की वृद्धि हुई है, इसमें से घटेगा 28 गुना 23 माइनस 625, इतने यूनिट की वृद्धि हुई है कितने पे, 625 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको काटेंगे 25 से कट रहा है, 25 चौके 100 और 25 25 625
बटे में कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अच्छा, यहाँ से ऐसी संख्या तो नहीं आएगी बिल्कुल भी, इस सब से ऐसी संख्या नहीं आएगी जो 5 से या 25 से कट सके, क्योंकि भाई देखो यहाँ आ रहा है 8 3 24, यूनिट डिजिट 4, और 14 में से 5 कटाएंगे तो 9, और 9 चौक 36। इस पूरे का ऊपर का यूनिट डिजिट 6 आएगा, है ना। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो इसका मतलब ये 25 से कटेगा ही नहीं ना, 25 किसी, है ना, 25 का एक ही वो गुणज है 5, उससे भी नहीं कटेगा। तो यानी कि अब आप खुद बताओ, अगर किसी नंबर को 25 से काटेंगे, किसी भी नंबर को 25 से काटेंगे तो पॉइंट कितने स्थान बाद आएगा, पॉइंट हमेशा 2 स्थान बाद आएगा, ना कि 1 स्थान बाद। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर आएगा 3.04%। ठीक है कि नहीं भाई। ये एक नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है डेसिमल। जब डेसिमल हम पढ़ेंगे तो मुझे वहाँ पे बताना है कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 या 5 की पावर n से भाग देते हैं, है ना, नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसमें 2 का मल्टीपल ना हो भाग देते टाइम, और ना ही उसमें 5 का मल्टीपल हो। 2 या 5 की पावर n से भाग देते हैं तो उसमें जो पॉइंट आता है वो n स्थान बाद ही आएगा, n स्थान बाद ही आएगा, है ना। जैसे आप कोई संख्या लेते हैं 12, 12 तो 2 से कट जाएगा, 13 लेते हैं, 13 को आप 2 से काटो, 2 की पावर 1 है तो 1 स्थान बाद पॉइंट आएगा 6.5। 13 को आप क्या करो, 5 से काटो, 5 की पावर 1 है तो 1 स्थान बाद पॉइंट आएगा 2.6। वहीं पर आप 4 से काट के देखो, 4 से काटेंगे तो ये 2 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 स्थान बाद पॉइंट आएगा, 4 या 12.25। ठीक है, तो 2 या 5 की जितनी पावर होगी उतने स्थान बाद पॉइंट आता है। अगर नंबर ऐसा है जिसमें कि 2 या 5 का मल्टीपल नहीं है, भाई ये ऊपर जो भी नंबर आया है इसमें 5 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ये 5 की पावर 2 है, तो जब हम काटेंगे 2 स्थान बाद पॉइंट जाएगा 3.04%। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो हमेशा जब भी एक तरफ कमी होती है एक तरफ वृद्धि होती है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%, ए बी बाई 100%। अभी अगर माइनस में आ गया, ठीक है, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%, इतने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। अगर ये माइनस में आ गया तो क्या होगा, कमी होगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो वृद्धि होगी। जैसे कि a की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 8 माइनस 12 गुना 8/100, तो 12 में से 8 गया कितना बचा, 4, और 4 में से 0.96 जाएगा, तब भी क्या बचेगा, तब भी 3.04% जाएगा। ठीक है भाई, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%। ये तभी लगेगा जब एक तरफ कमी और एक तरफ वृद्धि होगी। ठीक है, अगर दोनों तरफ कमी है दोनों तरफ वृद्धि है तो फिर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100% लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। में क्या कह रहा है भाई, एक संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है और छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है, तो छात्रों की संख्या बताइए कितनी होगी। भाई एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है 100, इस 100 में से x तो बॉयज़ है और जो गर्ल्स है वो टोटल स्टूडेंट्स का यानी कि x का 100 का x% ही है। ठीक है, अब बताओ कोई भी चीज़ 100 पे क्या होती है, सेम होती है भाई। 100 से 100 पे परसेंटेज तो सेम होता है ना, 100 का x% निकालोगे तो परसेंटेज से 100 कट जाएगा, x प्लस x कितना आएगा, 2x। 2x की वैल्यू है 100, x की वैल्यू कितने की, 50, यानी कि लड़के भी और लड़की भी दोनों 50-50 है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक। और कैसी लगी है क्लास एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बस थोड़ा सा दिक्कत यहाँ बन सकती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है। और चिंता मत करो, अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर करवा देते हो तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगवा दें। स्मार्ट बोर्ड से फिर वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा और उसी का ही आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है,
एडवांस मैथ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। एडवांस मैथ में हम शाम के टाइम क्लास डाला करेंगे और उसमें अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाले हैं। अलजेब्रा के मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा और उसके तो मुझे एक एक क्वेश्चन बाकायदा बोर्ड पे लिख के ही सोल्व कराना है, क्योंकि अलजेब्रा का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा भाई। अरिथमेटिक में तो क्या होता है कि लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज होते हैं, वहाँ यहाँ पे वो लिखना पॉसिबल नहीं है। एडवांस मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अलजेब्रा का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, है ना। तो इनके तो मैं क्या करूँगा, इनके तो मैं क्वेश्चन लिख के ही प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगी है।